कहानी की शुरुआत प्रोफेसर बॉम्ब से होती है, जो जंगल में न दिखने वाले सूक्ष्म लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं। तभी उन्हें आसमान से एक छोटी चिड़िया गिरती हुई दिखती है। जब वह उसे हाथ में पकड़ते हैं तो चिड़िया पर लगे छोटे लगाम और कलाकारी को देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अजीब और डरावना जीव बोगन कौवे पर सवार होकर नोड नाम के एक छोटे इंसान को मारने की कोशिश कर रहा होता है। नोड उससे बचने का पूरा प्रयास करता है। तभी वहां उनका लीडर रोनिन आता है। वह जीव नोड को पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनिन ऊपर से उस पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है और नोड को बचाकर अपने शहर मून हेवन ले जाने की बात करता है। वह अजीब जीव अनियंत्रित होकर एक कार से टकराकर मर जाता है। उसी कार में मैरी नाम की लड़की है, जो कई वर्षों बाद अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब से मिलने उनके घर पहुंचती है। बाहर से आवाज लगाने पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह घर के अंदर जाती है, जहां उसे कीड़ों की हड्डियां और अजीब रिसर्च के नमूने दिखते हैं। तभी उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है, जो अपनी खोज और काम में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। प्रोफेसर बॉम्ब के पास ओजी नाम का एक पालतू कुत्ता है, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। प्रोफेसर अपनी बेटी मैरी को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं, लेकिन तभी उनके ट्रैकर में हलचल होती है। वह उत्साह में मैरी से कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। वह जंगल में जगह जगह लगाए गए कैमरों की फुटेज के जरिए उन छोटे जीवों को खोजने में जुट जाते हैं। वहीं जंगल के भीतर रोनिन अपने सैनिकों के साथ मून हेवन शहर में रानी तारा के पास पहुंचता है। वह रानी को सचेत करता है कि दुश्मन बोगन्स सीमा के भीतर घुस आए हैं और उन्हें आज के महत्वपूर्ण दिन पर रोकना ही होगा। दरअसल आज रानी के लिए एक नई कली चुनने का दिन है, जो आगे चलकर उनकी उत्तराधिकारी बनेगी। रानी के पास प्रकृति को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति है, जिससे वह पूरे जंगल को जीवित और हरा भरा रखती है। दूसरी ओर बोगन्स के राजा मंड्रेक का बेटा डैगन अपने पिता के पास लौटता है और जानकारी देता है कि उसने उस गुप्त स्थान का पता लगा लिया है, जहां आज कली चुनने का उत्सव होने वाला है। मंड्रेक को जंगल की हरियाली से नफरत है और वह उसे एक कब्रिस्तान की तरह सड़ा हुआ बनाना चाहता है, ताकि वह वहां राज कर सके। वह अपनी विनाशकारी शक्तियों से पेड़ों को सुखा देता है और अपनी योजना बताता है कि अगर रानी बिना वारिस कली चुने मर गई तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और बोगन्स का अंधेरा पूरे साम्राज्य पर छा जाएगा। लीफमैन के ठिकाने पर नोड पहुंचता है, जहां रोनिन उसे वापस टीम में शामिल होने और अपनी जिम्मेदारी समझने को कहता है, लेकिन नोड विद्रोही स्वभाव दिखाते हुए कहता है कि वह अब बड़ा हो चुका है, उसे किसी की बंदिशों में नहीं रहना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद रोनिन अपनी सेना को पक्षियों पर सवार होकर उड़ान भरने का आदेश देता है, ताकि वे रानी की सुरक्षा कर सकें, जो अपने रथ में सवार होकर कली चुनने के उत्सव की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैरी अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और उन्हें एक पेड़ पर कैमरा लगाते हुए पाती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उन्होंने पूरे जंगल में कैमरों का जाल बिछा रखा है, जिस पर मैरी तंज कसते हुए कहती है कि वह अभी भी उसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि जंगल में छोटे लोगों का कोई आधुनिक समाज रहता है। प्रोफेसर दृढ़ता से जवाब देते हैं कि वे लोग सच में मौजूद हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वे मैरी को समझाते हैं कि कैसे पक्षी अपनी आवाजों से संवाद करते हैं और उसे अपना बनाया हुआ विशेष यंत्र दिखाते हैं। जब मैरी पूछती है कि वे लोग हमें दिखाई क्यों नहीं देते, तो प्रोफेसर समझाते हैं कि वे बहुत फुर्तीले होते हैं। प्रोफेसर मैरी को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन मैरी परेशान होकर उन्हें यह सब पागलपन बंद करने को कहती है। तभी प्रोफेसर का ट्रैकर फिर बजने लगता है और वह बस एक आखिरी सबूत चाहिए कहकर पागलों की तरह फिर से जंगल की ओर भाग जाते हैं। ये सब देखकर मैरी काफी निराश हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता के पास उसके लिए समय नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर वापस जाने का फैसला करती है और उनके लिए एक विदाई पत्र छोड़ देती है। तभी उसका कुत्ता ओजी अचानक किसी चीज के पीछे जंगल की तरफ भागने लगता है और मैरी उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। दूसरी तरफ रानी तारा नदी के किनारे पहुंचती है, जहां उनके स्वागत के लिए फूलों की कलियां बिछी हुई हैं। वहां एक नन्ही कली उन्हें देखकर कहती है, मैं बड़ी होकर आपके जैसी रानी बनूंगी। रानी अपनी उत्तराधिकारी चुनने के लिए सबसे योग्य कली की तलाश शुरू करती है। वहीं मब और ग्रब नाम के दो घोंघे रानी का इंतजार कर रहे होते हैं। जब रानी उनसे कली दिखाने को कहती हैं, तो वे अपनी पसंद की कलियां पेश करते हैं, लेकिन रानी को एक छोटी और चमकती हुई कली पसंद आती है और वह उसे अपनी शक्ति देने के लिए चुन लेती है। तभी सुरक्षा में तैनात रोनिन को एहसास होता है कि पेड़ों के पत्ते अचानक सड़ रहे हैं। वह तुरंत एक तीर चलाता है, जिससे पता चलता है कि बोगन्स सेना पेड़ों की छाल का भेष बदलकर छिपी हुई थी। देखते ही देखते बोगन्स की पूरी सेना हमला कर देती है। रोनिन और लीफमैन उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन बोगन्स का असली निशाना रानी तारा होती है।
रानी अपने रथ को तेजी से भगाती है, पर दुश्मन उन पर कूदने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक बोगन योद्धा रोनिन पर हमला कर उसे उलझा देता है ताकि बाकी लोग रानी तक पहुंच सकें। बोगन्स रानी तारा को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन रानी अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग कर रास्तों को झाड़ियों से बंद करते हुए बहादुरी से भागती हैं। लीफमैन सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को रोकते हैं। इसी दौरान मैरी अपने कुत्ते ओजी को ढूंढते हुए जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाती है। वहां बोगन्स का राजा मंड्रेक अपने बेटे डैगन के साथ हमला करता है। मंड्रेक डैगन को कली पर कब्जा करने का आदेश देता है। रानी अपनी शक्तियों से बोगन्स का मुकाबला करती हैं। तभी रोनिन वहां पहुंचकर रानी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मंड्रेक और डैगन उन पर टूट पड़ते हैं। भीषण लड़ाई में रोनिन डैगन को मार गिराता है, पर इसी अफरा तफरी में मंड्रेक का एक घातक तीर रानी को लग जाता है। घायल रानी ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है, जिसे देख पास ही खड़ी मैरी दंग रह जाती है। मरते समय रानी अपनी जादुई शक्ति उस कली में समाहित कर उसे मैरी को सौंप देती है। जैसे ही मैरी उस कली को छूती है, जादू के प्रभाव से वह खुद छोटी होकर उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाती है। मैरी घबराकर रानी के पास जाती है और कहती है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन रानी अंतिम सांस लेते हुए उसे निर्देश देती है कि इस कली को निमगालू तक पहुंचाओ। तभी रोनिन और अन्य सिपाही वहां पहुंचते हैं और रानी रोनिन की बाहों में दम तोड़ देती है। उनके प्राण निकलते ही आसपास की हरियाली काली पड़ने लगती है, जो पूरे जंगल पर आने वाले संकट का संकेत है। रानी तारा के निधन के बाद रोनिन सदमे में है। वह मैरी से पूछता है, क्या रानी ने तुमसे कुछ कहा? एम के बताती है कि उन्होंने निमगालू नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात की थी। रोनिन अपने सैनिकों को शहर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपता है और खुद कली को लेकर निमगालू के पास जाने का निर्णय लेता है। इसी बीच एमके को एहसास होता है कि वह छोटी हो चुकी है और वह बुरी तरह घबरा जाती है। वह रोनिन से खुद को फिर से बड़ा करने की गुहार लगाती है। तभी वहां घोंघे मब और ग्रब पहुंचते हैं और समझाते हैं कि उनके बिना यह जादुई कली मुरझा जाएगी, क्योंकि वे इसके रक्षक हैं। रोनिन मजबूरी में उन दोनों को और अपने घर वापस जाने की उम्मीद में एमके को भी साथ ले लेता है। वे सभी पक्षियों पर सवार होकर निमगालू की तलाश में निकलते हैं। दूसरी ओर नोड जंगल के दूसरे हिस्से में पक्षियों की रेस कर रहा होता है। एक लड़की उसे कड़ी टक्कर देती है, लेकिन नोड चालाकी से रेस जीत जाता है। हालांकि वहां का सट्टेबाज मेंढक उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि नोड को जानबूझकर हारने के लिए कहा गया था। तभी वहां रोनिन पहुंचता है और नोड को मेंढक के चंगुल से छुड़ाता है। रोनिन भारी मन से नोड को बताता है कि हमले में रानी की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर नोड स्तब्ध रह जाता है और पूछता है कि अब जंगल को कौन बचाएगा। रोनिन उसे समझाता है कि अगर कल सूर्योदय तक कली को निमगालू के पास नहीं पहुंचाया गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। वह नोड को अपने साथ चलने का आदेश देता है। ये सारी गुप्त बातें वहां मौजूद मेंढक सुन लेता है और तभी एमके भी वहां उनके सामने आती है। प्रोफेसर बॉम्ब जब अपने घर लौटते हैं तो वे मैरी को यह बताने के लिए उत्साहित होते हैं कि आज जंगल में कितनी बड़ी हलचल हुई है, लेकिन तभी उनकी नजर मैरी के छोड़े हुए पत्र पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि मैरी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और वे बेहद दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर नन्ही हो चुकी मैरी अब नोड के साथ पक्षी पर सवार होकर यात्रा कर रही है, जबकि रोनिन घोंघो मब और ग्रब के साथ आगे बढ़ रहा है। रास्ते में वे देखते हैं कि रानी तारा की मृत्यु के कारण जंगल की हरियाली तेजी से सड़ रही है और उसे बचाने का एकमात्र रास्ता वह जादुई कली ही है। तभी अचानक उन पर बोगन्स के पालतू चमगादड़ों का झुंड हमला कर देता है। उनसे बचने की कोशिश में नोड और मैरी एक गहरे बिल में गिर जाते हैं। नोड मैरी को चुप रहने का इशारा करता है। तभी अंधेरे से एक बड़ा चूहा बाहर निकलता है। मैरी को पहले वह मासूम लगता है, लेकिन वह अचानक हमला कर देता है। नोड फुर्ती से बिल से बाहर निकल जाता है, जबकि मैरी संघर्ष करती है। एक पल के लिए वह चूहे से खुद को बचा लेती है, लेकिन दोबारा ऊपर कूदने की कोशिश में उसका सिर एक जड़ से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। नोड उसे बचाने के लिए वापस नीचे कूदता है और चूहे का ध्यान भटकाता है, लेकिन चूहा अपनी पूंछ से उसे जकड़ लेता है। जैसे ही चूहा हमला करने वाला होता है, रोनिन सही समय पर वहां पहुंचकर उसे भगा देता है और मैरी को होश आ जाता है। रोनिन अब सावधानी बरतते हुए मैरी को अपने साथ चलने को कहता है और नोड को घोंघो मब और ग्रब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। इस पर ग्रब मजाकिया अंदाज में नोड को चेतावनी देता है कि वह लड़की मुझ पर फिदा है, इसीलिए तुम उससे दूर ही रहना। दूसरी ओर बोगन्स जंगल की हरियाली को तेजी से नष्ट कर रहे हैं। तभी वहां वही लालची मेंढक पहुंचता है, जिससे मंड्रेक जादुई कली के बारे में पूछताछ करता है। कली के सुरक्षित होने की खबर सुनकर मंड्रेक गुस्से में अपनी शक्ति से एक पेड़ को धराशायी कर देता है, जिसके बाद मेंढक गद्दारी करते हुए बता देता है
कि वे लोग कली को लेकर निमगालू के पास जा रहे हैं। रोनिन, एम के, नोड और घोंघे छिपते छिपाते विशाल पेड़ की ओर बढ़ते हैं, जहां जंगल के सभी जीव सड़न की समस्या से घबराकर निमगालू की शरण में आए हुए हैं। रोनिन बताता है कि निमगालू जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी इतिहासकार हैं। जब निमगालू बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि रानी तारा अब नहीं रही और पूरा जंगल खतरे में है। वह परेशान होते हैं कि लोगों को क्या जवाब दें। तभी रोनिन उनके पास पहुंचता है। निमगालू कली को सुरक्षित छिपाने की बात करते हैं, लेकिन एम के उन्हें बताती है कि रानी ने खुद उसे यह कली निमगालू तक पहुंचाने का आदेश दिया था। निमगालू शुरू में असमंजस में होते हैं कि इस कली का क्या करना है, इसलिए वे उन सभी को अपने जादुई पुस्तकालय के भीतर ले जाते हैं, जहां जंगल के भूत, भविष्य और वर्तमान की हर घटना का लिखित विवरण मौजूद है। निमगालू अपनी प्राचीन किताबों और चिट्ठों में कली के बारे में जानकारी ढूंढते हैं, जिससे पता चलता है कि यदि रानी ने इसे चुन लिया है तो आज रात पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में इसका खिलना तय है। ग्रब जिज्ञासावश पूछता है, अगर यह अंधेरे में खिल जाए तो क्या होगा? लेकिन गालू बताते हैं कि उस जानकारी का आधा हिस्सा गायब है, जिससे खतरा बना रहता है। इसी बीच मैरी अपने घर लौटने का रास्ता पूछती है तो निमगालू उसे एक विशेष जादुई चित्र दिखाते हैं, जिससे रानी तारा का एक संदेश प्रकट होता है। रानी का साया मैरी से कहता है कि कली को उसकी जरूरत है और यहाँ उसके होने का एक बड़ा मकसद है। वह बताती है कि जब कली चांद की रोशनी में खिलेगी तभी मैरी अपने असली रूप में वापस लौट पाएगी। ये सुनकर मैरी खुश हो जाती है कि वह वापस घर जा सकेगी। रोनिन नोड को कली की सुरक्षा का जिम्मा सौंपकर वहां से कुछ देर के लिए चला जाता है। निमगालू सभी को बताते हैं कि भले ही रानी तारा अब नहीं रही, लेकिन आज रात नई रानी के चुनाव का जश्न मनाने का समय है, क्योंकि कली से नया जीवन मिलेगा। इस बीच नोड मैरी को एक शांत जगह ले जाता है और उसे एक विशाल हिरण दिखाता है, जो उनके छोटे आकार के कारण पहाड़ जैसा बड़ा लग रहा है। नोड हिरण की पीठ पर बैठ जाता है और मैरी को भी अपने साथ बिठाता है। दोनों सवारी का आनंद लेते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर रोनिन जुगनू के जरिए महल और लीफमैन सेना को गुप्त संदेश भेजता है कि कली सुरक्षित है और वे उसे लेकर महल मूनहेवन की ओर आ रहे हैं। जुगनू पूरे जंगल में लीफमैन तक ये संदेश पहुंचा देते हैं कि कली सुरक्षित है। इस बीच नोड और मैरी हिरण की सवारी का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि घोंघे मब और ग्रब कली की नमी बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तभी अचानक बोगन्स का राजा मंड्रेक अपने खूंखार अजीब जीव पर सवार होकर वहां धावा बोल देता है। मंड्रेक की दहशत से सब तितर बितर हो जाते हैं और वह मौके का फायदा उठाकर मब, ग्रब और जादुई कली को अगवा कर अपने साथ ले जाता है। रोनिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंड्रेक का हमला इतना तेज होता है कि रास्ता मलबे से बंद हो जाता है। रोनिन नोड पर बुरी तरह गुस्सा होता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। कली को छुड़ाने के लिए वे बोगन्स के अंधेरे इलाके रॉटनवुड जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां बिना पकड़े जाने के लिए उन्हें बोगन्स जैसा भेष चाहिए होता है। मैरी को याद आता है कि उसके पिता ने रिसर्च के लिए एक बोगन का कवच रखा है और वह उन्हें अपने घर ले जाती है। प्रोफेसर बॉम्ब के घर पहुंचकर वे उनके डेस्क पर पहुंचते हैं। जब मैरी नीचे कूदती है तो वह सीधे अपने पिता के पास पहुंच जाती है। वहां नोड प्रोफेसर को देखकर टिप्पणी करता है कि यह इंसान अब भी यहाँ है। हमने इसके लगाए कैमरों को हमेशा जाम किया और इसे अपने शहर से दूर रखा ताकि यह हमें कभी ढूंढ न पाए। अपने पिता के बारे में ये बातें सुनकर मैरी भावुक हो जाती है और गर्व से कहती है, मैं इसी इंसान की बेटी हूँ। उधर मंड्रेक अपने ठिकाने पर कली को रखते हुए मब और ग्रब को बताता है कि वह फटे हुए पन्ने का रहस्य जान चुका है। यदि यह कली अंधेरे में खिलेगी तो इससे एक ऐसा वारिस पैदा होगा जो पूरे जंगल को तबाह कर देगा। रोनिन और नोड प्रोफेसर बॉम्ब के डेस्क से बोगन्स के कवच इकट्ठा करने लगते हैं, जबकि मैरी अपने पिता के पास जाकर उन्हें आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा आकार होने के कारण प्रोफेसर को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वहां उनका कुत्ता ओजी पहुंच जाता है और मैरी को देख उसके पीछे भागने लगता है। रोनिन और नोड भी ओजी से बचने के लिए भागते हैं, जिसे देख प्रोफेसर को हलचल महसूस होती है और वे अपनी मशीन क्लीनर चालू कर देते हैं। रोनिन चतुराई से एक तीर प्रोफेसर के पास चलाता है, जिससे उनकी चाय का कप ओजी पर गिर जाता है और उन्हें भागने का मौका मिलता है। हालांकि प्रोफेसर अपनी मशीन से मैरी को पकड़ लेते हैं। जब प्रोफेसर अपनी खास दूरबीन से मैरी को करीब से देखते हैं तो अपनी बेटी को इतना छोटा देख सदमे में आकर बेहोश हो जाते हैं। मैरी आजाद हो जाती है और अपने पिता को आई एम सॉरी कहते हुए उनके मैप पर अपनी लोकेशन का निशान छोड़कर वहां से निकल जाती है। इसके बाद रोनिन, नोड और मैरी बोगन्स का भेष धारण कर उनके अंधेरे इलाके रॉटनवुड में घुस जाते हैं। वहां मंड्रेक ने मब और ग्रब को एक पिंजरे नुमा बिल में कैद कर रखा होता है।
चारों तरफ चमगादड़ों को देख मैरी घबरा जाती है। रोनिन योजना बनाता है कि वह बोगन्स का ध्यान भटकाएगा, जबकि नोड और मैरी चुपके से कली को छुड़ाएंगे। नोड और मैरी घोंघों के छोड़े हुए चिपचिपे निशान का पीछा करते हुए मब और ग्रब के पास पहुंचते हैं और उन्हें आजाद कराते हैं। लेकिन तभी एक बोगन सैनिक और उसके साथी उन्हें कली ले जाते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बोगन्स के इलाके में रोनिन का सामना सीधे मंड्रेक से होता है, जहां मंड्रेक गर्व से कहता है कि इनसे मैं अकेला निपटूंगा, और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दूसरी ओर नोड और मैरी कली को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोगन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। नोड बहादुरी से लड़ते हुए बोगन्स को नीचे गिरा देता है, जिसे देख मंड्रेक क्रोधित होकर अपने सभी सैनिकों को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। रोनिन अकेले ही बोगन्स की सेना को रोक लेता है और नोड मैरी को कली लेकर तुरंत वहां से निकलने को कहता है। नोड मैरी और घोंघे पक्षियों पर सवार होकर सुरक्षित मून हेवन पहुंच जाते हैं, जहां लीफमैन की पूरी सेना तैयार खड़ी है। नोड उन्हें चेतावनी देता है कि बोगन्स किसी भी पल यहाँ पहुंचने वाले हैं। निमगालू कली को महल के शिखर पर रखते हैं और चांद की रोशनी के आने का इंतजार करते हैं। कली के खिलने का समय करीब देख नोड भावुक होकर मैरी को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे पता है कि कली के खिलते ही मैरी वापस अपने असली रूप में लौट जाएगी। तभी अचानक हजारों चमगादड़ों का झुंड आसमान में छा जाता है और चांद की रोशनी को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे रोशनी के अभाव में कली मुरझाने लगती है। यह देख नोड और सभी लीफमैन सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर चमगादड़ों के घेरे को तोड़ने और बोगन्स को रोकने के लिए हवा में भीषण युद्ध शुरू कर देते हैं। मैरी भी युद्ध में शामिल होने की सोचती है, लेकिन निमगालू उसे चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हें घर लौटना है तो कली के खिलते समय तुम्हें उसके पास रहना होगा। तभी मैरी को एहसास होता है कि इस संकट में उसे अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब की मदद चाहिए। वह पक्षी पर सवार होकर अपने पिता के घर की ओर उड़ती है। दूसरी तरफ चांद की रोशनी रुकने के कारण कली अंधेरे में खिलने लगती है, जो विनाश का संकेत है। मैरी अपने पिता के कैमरों के सामने जाकर चिल्लाती है, लेकिन प्रोफेसर सदमे में होने के कारण इसे अपना भ्रम समझकर कैमरे बंद करने लगते हैं। मैरी हार नहीं मानती और अलग अलग कैमरों के सामने जाकर उन्हें संकेत देती है। तभी एक बोगन सैनिक मैरी पर हमला करता है। इसी बीच प्रोफेसर की नजर उस मैप पर पड़ती है जहां मैरी ने निशान छोड़ा था और उन्हें सब समझ आ जाता है। वह सीधे उस लोकेशन की ओर आते हैं और ओजी मैरी पर हमला कर रहे बोगन्स को खा जाता है। प्रोफेसर मैरी को अपने हाथ में उठाते हैं और अपने विशेष यंत्र की मदद से उसकी आवाज सुनते हैं। मैरी अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगती है और प्रोफेसर कहते हैं, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। मैरी उन्हें अपने पीछे आने को कहती है ताकि वे चांद की रोशनी का रास्ता साफ कर सकें। मंड्रेक महल के भीतर कली के पास पहुंच जाता है, जहां निमगालू और मब उसे रोकने का असफल प्रयास करते हैं। महल के भीतर रोनिन पहुंचकर मंड्रेक से मुकाबला करता है, जबकि बाहर मैरी अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब की मदद से एक विशेष ध्वनि यंत्र का उपयोग करती है। वह चमगादड़ों की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे विपरीत दिशा में बजाती है, जिससे भ्रमित होकर चमगादड़ चांद के सामने से हटने लगते हैं और प्रोफेसर के पीछे जाने लगते हैं। महल में जब मंड्रेक रोनिन पर भारी पड़ने लगता है, तभी नोड वहां पहुंचकर उसकी मदद करता है। जैसे ही आसमान साफ होता है, चांद की पूरी रोशनी जादुई कली पर पड़ती है। रोनिन और नोड मिलकर पूरी ताकत से मंड्रेक को पीछे धकेल देते हैं, जिससे वह एक पेड़ की खोह के भीतर अपने ही मलबे में दब जाता है और बोगन्स का विनाश होता है। कली के खिलते ही पूरे जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है और कली से निकली जादुई शक्ति उस छोटी बच्ची फूल की कली में समाहित हो जाती है, जिससे वह नई रानी बन जाती है। सभी लीफमैन नई रानी के सम्मान में झुकते हैं। नोड को लगता है कि मैरी वापस अपनी दुनिया में चली गई है, तभी मैरी वहां पहुंचती है। हालांकि कली के खिलने का समय समाप्त होने वाला होता है, लेकिन नई रानी अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर मैरी को उसके असली मानवीय रूप में वापस भेज देती है। प्रोफेसर बॉम्ब अपनी बेटी को सही सलामत पाकर और यह जानकर बेहद खुश होते हैं कि उनका शोध पूरी तरह सच था। अंत में मैरी अपने पिता के साथ ही जंगल में रहने लगती है और उनके शोध में हाथ बंटाती है। वह प्रोफेसर के खास कैमरों और यंत्रों के जरिए नोड और मब से बात करती है, जिससे साफ होता है कि दोनों दुनिया के बीच अब एक गहरा और प्यारा रिश्ता बन चुका है।